नमस्कार। 10वीं क्लास के नए सिलेबस के अनुसार यानी जो बोर्ड परीक्षा के लिए सिलेबस हटा दिया गया है और जो रखा गया है उसी रखे गए सब्जेक्ट के अनुसार हमारा आज का टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। देखिए, उत्तर भारत के अंदर कुषाण सत्ता है वो पनपी हुई थी, ठीक है। और जब कुषाणों की सत्ता है वो समाप्त हो गई और ये सत्ता लगभग ये माना जाता है कि पूरी तरीके से 230 ईस्वी को समाप्त हुई थी। और कुषाणों के बाद मध्य भारत का एक बड़ा क्षेत्र है वो शकों के कब्जे में आ गया। किसके कब्जे में आ गया? शकों के कब्जे में। लेकिन जब शकों का आधिपत्य धीरे धीरे कम होने लगा तो ऐसा माना जाता है भी कई स्रोतों के अनुसार ये 250 ईस्वी तक कम हो गया और कई के अनुसार वो उससे पहले ही कम हो गया था, ठीक है। तो वहाँ शकों के प्रभाव कम होने के बाद जो साम्राज्य खड़ा हुआ वो कौन सा था? गुप्त साम्राज्य, ठीक है। देखिए, गुप्त साम्राज्य उसमें सबसे पहले अपन बात करें श्रीगुप्त, ठीक है। देखिए, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है श्रीगुप्त को, ठीक है। संस्थापक है श्रीगुप्त। अब इसकी जो शुरुआत की तिथि है वो कहीं कहीं 240 से लेकर 275 ईस्वी तक प्राप्त होती है, ठीक है। क्योंकि अभी इस पर विवाद बना हुआ है, ठीक है। लेकिन 10वीं क्लास के अकॉर्डिंग इसकी तिथि दी गई है 275 ईस्वी, यानी 275 ईस्वी के आसपास गुप्त वंश अस्तित्व में आया। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। अब ये संस्थापक श्रीगुप्त था, इसका पता हमें कहाँ से चलता है? देखिए, इसका पता हमें समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से चलता है। किससे? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। क्योंकि समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उस प्रशस्ति पर सबसे पहला नाम श्रीगुप्त का लिया गया है, ठीक है। और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर समुद्रगुप्त को श्रीगुप्त का प्रपौत्र बताया गया। इसका मतलब गुप्त वंश की स्थापना हम किससे मानते हैं? श्रीगुप्त से मानते हैं। इसके पश्चात घटोत्कच, ठीक है। यानी श्रीगुप्त के पश्चात गुप्त वंश का शासक घटोत्कच हुआ। घटोत्कच शासक ने क्या किया? सबसे पहले महाराज की उपाधि धारण की। यानी गुप्त शासकों के अंदर सबसे पहला शासक जिसने महाराज की उपाधि धारण की वो कौन था? घटोत्कच। और घटोत्कच के बाद में जो शासक है वो है चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। वास्तविक संस्थापक। जबकि यहाँ ध्यान रखें, श्रीगुप्त है उसको हम संस्थापक के रूप में देखते हैं क्योंकि उसका कोई विजय अभियान का उल्लेख हमें प्राप्त नहीं होता। जबकि चंद्रगुप्त प्रथम है हम उसे वास्तविक संस्थापक के रूप में देखते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी विजय अभियान को शुरू कर दिया था और अपने संबंधों को बढ़ाकर उन्होंने अपने साम्राज्य को विशाल बनाया था। चंद्रगुप्त प्रथम है उसने 319 ईस्वी को राज्य स्थापित किया था और राज्य स्थापना के उपलक्ष्य में इन्होंने एक संवत चलाया था और वह संवत था गुप्त संवत। इस प्रकार गुप्त संवत की शुरुआत किसके समय से है? चंद्रगुप्त प्रथम के समय से है, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने 335 ईस्वी तक लगभग साम्राज्य स्थापित रखा। तो 319 ईस्वी से 335 ईस्वी। ध्यान रखें, यहाँ किताब 320 बता रही है जबकि गुप्त संवत है वो 319 ईस्वी से प्रारंभ है जो कि चंद्रगुप्त प्रथम के नाम से ही जाना गया। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम है वो पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज, ठीक है, किसकी उपाधि धारण की? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। यहाँ हमने पढ़ा था पहले घटोत्कच है उसने महाराज की उपाधि धारण की और चंद्रगुप्त प्रथम है पहला शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया? वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने संबंधों को बढ़ाया और लिच्छवी राजकुमारी, ध्यान रखें, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, ठीक है। यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी
कुमार देवी से विवाह किया और संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य को शक्तिशाली बढ़ाया। इसके साथ साथ उन्होंने विजय अभियान के द्वारा भी इस कार्य को आगे बढ़ाया। चंद्रगुप्त के पश्चात समुद्रगुप्त, ठीक है, यानी चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात जो शासक बनते हैं वो है समुद्रगुप्त, और जिसका साम्राज्य बहुत ही लंबा चला था, ठीक है। और ये 335 से लगभग 380 ईस्वी तक इनका साम्राज्य रहा था। देखिए, चंद्रगुप्त के पश्चात समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का एक बहुत ही शक्तिशाली शासक हुआ। समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का जो आदर्श है वो दिग्विजय और एकीकरण को बनाया, ठीक है, और साथ ही साथ उसने साम्राज्यवादी नीति अपनाई, यानी अपने साम्राज्य को बढ़ाने की नीति का सहारा लिया। और उन्होंने अपने आदर्श यानी दिग्विजय को और साम्राज्यवाद को और एकीकरण को वास्तविक धरातल पर भी उतार दिया, ठीक है। उसके दरबारी कवि थे हरिसेन, ध्यान रखें, किसके दरबारी कवि थे हरिसेन? हरिसेन दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के। तो इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, इसका नाम पहले भी आ चुका है, प्रयाग प्रशस्ति। तो समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है वो किसकी रचना है? हरिसेन की। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख होता है या उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त ने जो विजय की, उस विजयों के द्वारा उन्होंने जो एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया, उसका उल्लेख में प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। ध्यान रखें, प्रयाग प्रशस्ति वास्तव में अशोक महान का एक स्तंभ है, अभिलेख है, उसी पर ये प्रयाग प्रशस्ति अंकित करवाई है, जो पहले कौशाम्बी में था और बाद में अकबर द्वारा इसे प्रयाग में लाया गया था। तब से इसका नाम प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति है। इसकी सूचना के अनुसार यानी प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त का जो राज्य है, जीता हुआ क्षेत्र है, वो बहुत बड़ा था और उसे 5 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 5 भागों में। इसमें एक भाग था गंगा यमुना का क्षेत्र, गंगा यमुना 2 आब का क्षेत्र समुद्रगुप्त का एक हिस्सा। दूसरा हिमालय के क्षेत्रों के अंदर पूर्वी भाग है, वो समुद्रगुप्त के हिस्से में था, तो ये उसके क्षेत्र थे। इसके अलावा पूर्वी विंध्य प्रदेश है, वो भी किसके हिस्से में था? समुद्रगुप्त के हिस्से में था। पूर्वी विंध्य प्रदेश या आठविक राज्य। देखिए, आठविक का मतलब होता है वन जंगल, मध्य प्रदेश, जबलपुर, ये क्षेत्र है वो मूलतः यहाँ के क्षेत्रों में था, ये विंध्य के आसपास का क्षेत्र। उसके बाद दक्कन और दक्षिण का भी क्षेत्र है, वहाँ तक भी समुद्रगुप्त का साम्राज्य फैला हुआ था। यानी पूर्वी दक्कन, दक्षिणी भारत के जो राज्य थे वो समुद्रगुप्त के साम्राज्य के अंग थे, और शक और कुषाणों के राज्य ये समुद्रगुप्त के हिस्से में थे। इस प्रकार उसका साम्राज्य 5 भागों के अंदर बांटा गया था, ठीक है। तो इस प्रकार समुद्रगुप्त का साम्राज्य बहुत विशाल था। इलाहाबाद प्रशस्ति है, उसके द्वारा पता चलता है समुद्रगुप्त ने कोई भी युद्ध नहीं हारा, ठीक है। ऐसा मानते हैं कि समुद्रगुप्त ने 100 युद्ध लड़े, उसे 100 युद्धों का विजेता भी कहते हैं, और हर युद्ध को जीता था। और इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। यानी भारत का नेपोलियन की संज्ञा किसे दी गई है? समुद्रगुप्त को दी गई है। समुद्रगुप्त है, उसने एक विशाल थल सेना के साथ साथ एक सुदृढ़ नौसेना का भी गठन कर रखा था और सुदृढ़ विदेशी संबंधों को स्थापित कर रखा था। समुद्रगुप्त है, उसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। कौन सा यज्ञ करवाया? अश्वमेध यज्ञ करवाया, क्योंकि उसके सिक्कों पर उसे अश्वमेध पराक्रम के नाम से संबोधित किया गया है। यानी समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। इसका संकेत हमें कहाँ से मिलता है? उसके सिक्के जिन पर अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ समुद्रगुप्त है वो कला का प्रेमी भी माना गया है। अब वो कला प्रेमी कैसे था? क्योंकि समुद्रगुप्त है, उसके कई सिक्के ऐसे मिले हैं जिन पर वो वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, ठीक है। तो वीणा बजाते हुए सिक्के किसके मिले हैं? समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है, ठीक है।
वो कला प्रेमी था, कविराज कहलाया, संगीत प्रिय शासक था, वीणा बजाते हुए उसके हमें सिक्के मिले। और समुद्रगुप्त है वो विष्णु का परम भक्त था। वैसे जो गुप्त शासक हुए हैं वो वैष्णव धर्म के अनुयायी हुए हैं और समुद्रगुप्त स्वयं भी विष्णु भक्त था, लेकिन सभी धर्मों का समान आदर करना किनके कार्य में था? गुप्तों के कार्य में था। ठीक है। समुद्रगुप्त के पश्चात शासक बनता है चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन है? देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय उसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। 380 से लगभग 412 ईस्वी तक शासन करने वाला था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। उसे विक्रमादित्य कहा जाता है, उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। साथ ही साथ देवराज, ठीक है, देवगुप्त, ये भी उपाधियां किसकी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। विक्रमादित्य, ठीक है, सकारी, ये उपाधियां चंद्रगुप्त द्वितीय की थी। देखो, शकों का राज्य था, वो उस वक्त शक्तिशाली राज्य था और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करके सकारी की उपाधि प्राप्त की और उस याद में उन्होंने क्या किया? उन्होंने सकारी नाम से चांदी के सिक्कों को चलाया था। ठीक है। और साथ ही साथ उन्हें विजय अभियानों के जरिए और वैवाहिक संबंधों के जरिए अपने राज्य को बढ़ाया दिया था। ठीक है। अब वैवाहिक संबंध कैसे बढ़ाने में काम आ वे राज्य को? देखिए, वाकाटक राज्य, गुप्तों के समीप एक राज्य था जो था वाकाटक, और वाकाटक राजा था उस समय रुद्रसेन। ठीक है। तो वाकाटक राजा कौन था? रुद्रसेन। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया? अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह रुद्रसेन से कर दिया। इस प्रकार उन्हें नजदीक स्थित वाकाटक राज्य की मित्रता प्राप्त हो गई, जिससे उनका राज्य और सशक्त हो गया। साथ ही साथ उन्होंने मालवा और गुजरात के क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया। किन्होंने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा और गुजरात के क्षेत्रों को जीत लिया। उज्जैन को उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाया। उज्जैन को राजधानी किसने बनाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया। ठीक है। इस प्रकार उन्होंने शकों को भी जीता और विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। और प्रभावती गुप्ता के संदर्भ में ध्यान रखें कि उन्होंने अपनी पुत्री जो प्रभावती गुप्ता थी उसका विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन से किया था, लेकिन कुछ समय पश्चात जब रुद्रसेन की मृत्यु हो गई तब प्रभावती गुप्ता ने अपने छोटे पुत्र को शासक घोषित किया और स्वयं एक शासक के रूप में वो कार्य करने लगी। ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय इतिहास में इसलिए भी प्रसिद्ध है कि उसके दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। उन्हीं रत्नों में एक नाम था कालिदास। ठीक है। तो कालिदास किसके नवरत्नों में था? चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त महेंद्रादित्य कौन शासक बना? कुमारगुप्त। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात जब कुमारगुप्त शासक बना तो इसके हिस्से में कुछ उपलब्धियां विशेष है। देखिए, 412 ईस्वी से लेकर कहीं कहीं 14 ईस्वी भी इसका संकेत आता है और 455 तक इसका संकेत मिलता है। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य संभवतः इसकी उपाधि रही होगी। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है कि कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि गुप्त शासक है वो सभी धर्मों को समान आदर देते थे। ठीक है। वैष्णव अनुयायी होने के बावजूद भी उन्होंने बौद्धों के लिए विश्वविद्यालय नालंदा का संस्थापन किया, या नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने। सौराष्ट्र से बंगाल तक इसका राज्य फैला हुआ था, लेकिन उसके समय की जो घटना विशेष मानी गई वो है पुष्य मित्र का आक्रमण, या यूँ कहें कुमारगुप्त के समय हुणों के आक्रमण की शुरुआत हो चुकी थी और उसको दबाने के लिए उन्होंने स्कंदगुप्त को भेजा था। ठीक है। तो कुमारगुप्त के पश्चात जो शासक बनते हैं वो है स्कंदगुप्त। ठीक है। यानी गुप्तों के अंतिम प्रभावशाली शासक के रूप में देखें तो वो है स्कंदगुप्त। 455 से लगभग 467 के आसपास शासक रहे हैं और इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही
कि ये कुमारगुप्त के ज्येष्ठ पुत्र नहीं थे, लेकिन फिर भी ये राजा बने या शासक बने क्योंकि योग्य थे। और जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, हमें स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी देने वाला जो प्रमुख अभिलेख है वो कौन सा अभिलेख है? जूनागढ़ अभिलेख है, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया कि कुमारगुप्त के समय पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था, ठीक है, हूणों के आक्रमण की शुरुआत यहाँ हुई थी और स्कंदगुप्त को हूणों के आक्रमणों का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा और हूणों को पराजित भी किसने किया? स्कंदगुप्त ने पराजित किया। और एक महत्वपूर्ण घटना जो स्कंदगुप्त के साथ जुड़ी है वो है सुदर्शन झील, ठीक है। देखिए, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, लेकिन स्कंदगुप्त के समय वो झील है वो जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी, सिंचाई में समस्या आ रही थी, इसलिए स्कंदगुप्त ने इस झील का पुनरुद्धार करवाया और इसको सिंचाई के लायक बनाया। इस प्रकार अंतिम प्रभावशाली शासक के रूप में देखें तो वह है स्कंदगुप्त। इसके बाद जो शासक आए गुप्तों में वो कमज़ोर साबित हुए और गुप्त साम्राज्य को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं संभाल सके। धन्यवाद।